हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ये पार्ट 7 है। हमारी एमसीक्यूज़ जो चल रहे थे उसका एमसीक्यूज़ जो वीडियो आ रही थी एफएमपीएसडब्ल्यू, एमएमपीएसडब्ल्यू, एएनएम स्टाफ नर्स या और कोई हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। तो इस वीडियो में भी हम पहले की तरह जैसे प्रीवियस एग्ज़ाम में जो जेकेएसएससी के एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं वही डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, 20+ एमसीक्यूज़ होंगे इस वीडियो में, तो आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पुराने हैं या नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई सजेशन है या फिर आपको कोई डाउट है या वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो हम ये एमसीक्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा ये बोल रहे हैं ईटिंग ऑफ नॉन एडिबल आइटम्स। ये बोल रहे हैं कि ईटिंग ऑफ नॉन एडिबल आइटम्स, यहाँ पे ईटिंग ऑफ नॉन एडिबल आइटम्स इज़ नोन एज, बोल रहे हैं कि ईटिंग ऑफ नॉन एडिबल तो एडिबल पता है ना आपको। एडिबल होता है जिसको हम खा सकते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वीट हो गए, राइस हो गए, वो क्या है, एडिबल हैं। ठीक है, इनको हम खा सकते हैं। और नॉन एडिबल कौन से हो गए, जैसे स्टोन हो गए। ठीक है, स्टोन हो गए, वुड हो गए, इसको खाते थोड़ी हैं हम। ठीक है, तो ये हो गए नॉन एडिबल। तो बोल रहा है कि एक ईटिंग ऑफ नॉन एडिबल आइटम्स, जो नॉन एडिबल आइटम्स हैं उनको उनके खाने को क्या बोलते हैं। ठीक है, जो उनको खाए उसको क्या बोलते हैं, मतलब उनको अगर किसी को प्रॉब्लम है वो उनको खाए तो उसको क्या बोलते हैं हम। ठीक है, ईटिंग ऑफ नॉन एडिबल आइटम्स इज नोन एज। ठीक है, पाइका ए, बी एनोरिसिस, सी एनकोप्रिसिस, डी टिक। गाइज यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये एनकोप्रिसिस है। ठीक है, एनकोप्रिसिस है। ठीक है, तो इसको ठीक कर लें। तो मैं बता दूं कि आपको मैं पहले सबका मतलब बताता हूँ। यहाँ से डी से शुरू करते हैं। तो टिक का होता है सडन मूवमेंट्स, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आती हैं सडन। एक डिसऑर्डर होता है कुछ बॉडी में। ठीक है, जिससे बॉडी क्या करती है, साउंड्स प्रोड्यूस करती है, इनवॉलेंट्री या सडन साउंड्स, जहाँ उसमें मसल कुछ ऐसी कंट्रक्शन करते हैं कि सडन मूवमेंट्स होती हैं बॉडी में। ये हो गया टिक। ठीक है, तो ये भी नहीं इसका ऑप्शन है। ठीक है, फिर आ गया एनकोप्रेसिस। ठीक है, एनकोप्रेसिस मैं बता दूं ये है इनवॉलेंट्री डेफिकेशन। ठीक है, जो है जिसको ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसको ये प्रॉब्लम होती है एनकोप्रेसिस की, उसको क्या होता है कि इनवॉलेंट्री डेफिकेशन हो जाती है। ठीक है, उसको ऐसा डिसऑर्डर होता है कुछ, जिस इमोशनल प्रॉब्लम होती है कि उसको स्टूल पास हो जाता है। ठीक है, डेफिकेशन हो जाती है। तो फिर आ गया बी हमारे पास, इनूरिसिस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, ये हो गया इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, मतलब पता ही नहीं चलता यूरिन निकल जाता है। ठीक है, बेड बैटिंग भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इन टर्म्स के आपको मतलब होंगे तो क्या पता इनमें से कोई मत पूछ दे वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको देख लेने हैं, खुद भी देख लेना। अगर यहाँ पे समझ नहीं आया, मैंने कोशिश की समझाने की, अगर नहीं आया पता तो समझ आया तो आपको खुद भी देख लेना है। तो इसका जो है ए, इसका आंसर रहेगा पाइका। तो पाइका मैं बता दूं, पाइका में क्या होता है कि पर्सन क्या करता है, सैंड, जो नॉन एडिबल थिंग्स खाता है, मतलब नॉन एडिबल आइटम्स खाता है वो, उसमें सैंड आ गया, जैसे क्ले आ गई, चौक आ गई, डस्ट, वो खाने की चीज़ें हैं, वो खाता रहता है। तो चिल्ड्रन जैसे वो भी खाते हैं, मिट्टी भी खाते हैं, सॉइल खाते हैं। ठीक है, क्ले वगैरह खाते हैं। तो उनमें मोस्टली कहा जाता है कि क्ले इसलिए खाते हैं क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका रीज़न रहता है। ये था हमारा पहला एमसीक्यू। ठीक है, अब आगे हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू। तो इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है ये हार्मोन दिए हुए हैं ये पेनक्रियाज प्रोड्यूस नहीं करता है। ए इंसुलिन, बी ग्लूकोजन, सी सोमेटोस्टैटिन, डी अड्रेनलिन। तो गाइज मैं बता दूं आपको, तो आपको पता है कि पेनक्रियाज इंसुलिन भी बनाता है, पता होगा, पहले वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। ग्लूकोजन भी पेनक्रियाज बनाता है, और इन दोनों की फॉर्मेशन कंट्रोल कौन करता है, सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, तो ये तीन हमारे ऑप्शन रिमूव हो गए, और इसका आंसर है अड्रेनलिन। पेनक्रियाज प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, अड्रेनलिन को नहीं बनाता है, बाकी सारा कुछ बनाता है, तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, अब आ गया हमारा नेक्स्ट। तो यहाँ पे पूछा हुआ है विच न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लीड्स टू परनीशियस एनीमिया। तो परनीशियस एनीमिया मैं आपको बता दूं, परनीशियस एनीमिया वो एनीमिया होता है जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में बी12 जो विटामिन है वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से होने की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में आरबीसीज जो हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो
अब आपको पता चल गया, अगर आपको परनिशियस एनीमिया का पता क्या होता है, ये वो एनीमिया होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसीज बॉडी में कम हो जाते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि विटामिन B12 की कमी होती है। तो इसका आंसर क्या है? आयरन भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है। अनीमिया से आप आयरन का आइडिया लाओगे, लेकिन इन्होंने परनिशियस अनीमिया पूछा हुआ गाइस, ठीक है। मिथाल कोबालामाइन विटामिन B12 का दूसरा नाम है, मैं बता दूं आपको। इसके इंजेक्शन भी लगते हैं, IM देते हैं हम, ठीक है। तो ये आ गया D, इसका आंसर रहेगा किसका? थर्ड का। परनिशियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होगा? विटामिन B12, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है, ये फोर्थ है। द डायग्नोस्टिक टेस्ट डन फॉर प्रेगनेंसी एट एन अर्ली स्टेज। बोल रहे हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो यूज़ किया जाता है किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए, एट अर्ली स्टेज गाइज, एट अर्ली स्टेज। ये इसका ध्यान रखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर करना है। जो है ना, आंसर क्वेश्चन में छुपा होता है। अगर आपने पढ़ा ना तो क्वेश्चन से आंसर निकल जाएगा। बोल रहा है एट एन अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी जो है उसको डायग्नोज करने के लिए क्या यूज़ होता है? अल्ट्रासाउंड तो अर्ली स्टेज पे तो ये तो नहीं यूज़ होता है। बीटा सी ये हो सकता है। फिटल मूवमेंट साउंड ये बनता ही नहीं है कुछ। और डी हो गया फिटल हार्ट। एक गलत हो गया स्पेलिंग यहाँ पे, फिटल हार्ट होगा, ठीक है। तो गाइज इसका आंसर जो है β-HCG है, ठीक है, फोर्थ का। नेक्स्ट हमारा जो है ये है फिफ्थ MCQ। इसमें पूछा हुआ व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट इंटेलिजेंट, टी है यहाँ पे, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। IQ कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो हमें बताना कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। MA डिवाइडेड बाई CA इंटू 10A इक्वल टू IQ। CA MA ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। CA MA प्लस 100 IQ, या फिर MA इंटू CA डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू IQ। CA डिवाइडेड MA माइनस 100 IQ। गाइज मैं इसका आपको फार्मूला बता दूं। इसका जो IQ मैंने आपको पहले भी शायद एक वीडियो में बोला था कि आप IQ ध्यान से IQ के बारे में पढ़ लें। हमने वहाँ पे एक IQ के बारे में MCQ भी डिस्कस किया था पहली वीडियो में, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो गाइज इसका जो इसका फार्मूला जो है इसका A राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो IQ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? MA हो गया गाइज यहाँ पे जो उसका टेस्ट टेकर्स मेंटल एज होती है। MA हो गया मेंटल एज, और CA क्या हो गया? क्रोनोलॉजिकल एज। और उसको हम क्या करते हैं? इंटू करते हैं 100, निकल जाता है हमारा IQ। जैसे हमें IQ निकालना है एक बच्चे का जिसकी MA कितनी है, मैटरनल एज हमें दी हुई है, कितनी है उसकी? 12, ठीक है। 12 मैटरनल, सॉरी एक मिनट, हम यहाँ पे इसको साइड पे करते हैं। MA कितनी है हमारे पास? 12। और क्रोनोलॉजिकल CA कितना हमारे पास? उसका दिया हुआ 10, ठीक है। हमें उसका IQ कैलकुलेट करना है। तो गाइज हम क्या करेंगे? सीधा इस फार्मूले में ये पुट करेंगे वैल्यू। MA कितना है? 12। इसको डिवाइड करेंगे 10 के साथ, और इसको इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, और 12 इंटू 10 कितना होगा? 120। तो इसका IQ कितना निकल जाएगा? 120। तो ये IQ कैलकुलेट करने का फार्मूला है, ठीक है। आप इस फार्मूले को याद रख लें। MA डिवाइडेड बाई CA। MA मीन्स मेंटल एज और CA मीन्स क्रोनोलॉजिकल एज, इंटू 100 के साथ करना है, IQ निकल जाएगा उसका, ठीक है। आप खुद आप पढ़ लें कि ये मेंटल एज क्या होती है, और टेस्ट टेकर्स मेंटल एज होती है एक्चुअल में ये, और CA क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, इसके बारे में आप खुद पढ़ लें थोड़ा, ठीक है। तो अब हमारा जो MCQ है वो 6 MCQ है। ABO इनकम्पैटिबिलिटी यूजली अकर्स व्हेन मदर्स ब्लड ग्रुप इज। बोल रहे हैं कि ABO इनकम्पैटिबिलिटी आपने कहीं पढ़ा होगा, तो बोल रहे हैं यूजली अकर होती है जब मदर का ब्लड ग्रुप क्या होता है? A होता है, B होता है, A होता है, ये दोबारा से आ गया, कोई बात नहीं, AB होगा गाइज, ये AB होगा, ठीक है। AB या DO, हमें क्या लेना है? हमें राइट देखना है। और यहाँ पे क्या आ गया? D। जब मदर्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा? O होगा, तो ABO इनकम्पैटिबिलिटी अकर होगी, ठीक है। और बच्चे का क्या होगा? बेबी का क्या होगा ब्लड ग्रुप? A या B होगा, ठीक है। तो A के आगे बन गया ABO, ये बन गया ABO इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें से O मदर का होगा और A या B किसका होगा? चाइल्ड का होगा, ठीक है। इससे क्या होता है? जॉइंटिस होता है, मोस्टली बच्चों में जॉइंटिस होता है, ठीक है। तो इसका और पढ़ लें आप ABO इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि इसके बारे में और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। वो एंटीबॉडीज़ वगैरह बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से कुछ, ठीक है, वो पढ़ लें आप। तो अब आ गया इसका D आंसर रहेगा गाइज O, ठीक है। मदर का ब्लड ग्रुप क्या होता है? AB यूजुअली अकर्स व्हेन मदर्स ब्लड ग्रुप इज O, ठीक है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट MCQ। तो इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज मेनली कंसर्न विद फ्लूइड बैलेंसिंग। बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो मेनली कंसर्न होता है किसके? फ्लूइड बैलेंसिंग के साथ। A लिवर, B किडनी, C स्प्लीन, D हार्ट। तो गाइज इनमें से कोई भी नहीं है, ये है इनमें से, सॉरी इसमें से कौन सा है? B किडनी रहेगा। मेन फ्लूइड बैलेंसिंग के लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेन
और दूसरा एड्रेनल ग्लैंड होता है जो, और किडनी, ये तीन हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किसके लिए, मेन फ्लूइड बैलेंसिंग के लिए हमारी बॉडी में। तो इसका आंसर क्या है, किडनी है। ठीक है, अब आगे हमारा 8th MCQ। इसमें व्हेन द बेबी स्टार्ट सकलिंग, बोल रहा है कि बेबी जब स्टार्ट करता है सक करना, इट काजेज द रिलीज ऑफ विच हार्मोन इन मदर, बोल रहा है कि उससे कौन सा हार्मोन निकलता है। ये हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन निकलता है जो क्या करता है, हार्मोन स्टिमुलेट करता है कंट्रक्शन ऑफ किसकी, मायो एपिथेलियल सेल्स की। तो हमें बताना है FSH, B HCG, C ऑक्सीटोसिन, D प्रोजेस्टेरॉन। तो गाइज इसका आंसर क्या रहेगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसको वो भी बोलते हैं कंट्रक्शन, यूट्राइन कंट्रक्शन के लिए भी देते हैं ना इस हार्मोन को, मिल्क हार्मोन पता नहीं क्या ये भी बोलते हैं इसको। आप और भी पढ़ लें इसके बारे में। ठीक है, तो अब आ गया 9th, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी NNP वाज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट इन द ईयर 1991, B 1993, C 1995, D 1997। तो क्या होगा इसका, गाइस इसका आंसर है B। ठीक है, 1993। तो नेक्स्ट हमारा जो है, ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, कोविड-19 के रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, बिल्कुल इजी है। नर्सिस नीड टू बियर मास्क, बोल रहा है कि नर्सिस को मास्क लाने टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। वाइल वेयरिंग द मास्क नर्सिस नीड टू इंश्योर दैट इट कवर्स, कि वो मास्क उनको लगाना तो उनको क्या इंश्योर करना है कि क्या कवर होना चाहिए, नोज ओनली, क्या नाक कवर होना चाहिए सिर्फ, या फिर माउथ ओनली, या मुंह कवर होना चाहिए सिर्फ, या सी नोज एंड माउथ दोनों होना चाहिए, या फिर माउथ एंड चिन कवर होना चाहिए। गाइज आपको पता है जो प्रॉपर मास्क पहनने के क्या है, नोज और माउथ दोनों कवर होना चाहिए। ठीक है, तो डी इसका आंसर रहेगा। अब इन्होंने पूछा है बीच इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो विटामिन का क्वेश्चन ही है, ये पूछ रहे हैं कि इनमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 4 फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, आपको याद रखना है ADEK, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो इनमें से A में नहीं है, K में नहीं है और D में नहीं है, तो A इसका आंसर है, बीच इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और जितने भी विटामिन होते हैं, जैसे B कैटेगरी के जितने भी विटामिन होते हैं, या विटामिन C हो गया, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट MCQ, इसमें क्या पूछा हुआ, द लेंथ ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब इन ह्यूमन फीमेल, बोला हुआ है कि ह्यूमन फीमेल में फॉलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, A 1 to 2 सेंटीमीटर, B 10 to 12 सेंटीमीटर, C 13 to 15 सेंटीमीटर, या D 15 to 17 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या है गाइज, B 10 to 12 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हमारा आ गया MCQ, इसमें पूछा हुआ है व्हाट इज रिगर मॉर्टिस। ठीक है, रिगर मॉर्टिस क्या होता है, तो गाइज A स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, B शिवरिंग ऑफ द बॉडी ड्यू टू फीवर, C स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी ड्यू टू इनएक्टिवनेस, D शिवरिंग ऑफ द बॉडी ड्यू टू वीकनेस। तो गाइज ये ना मैं बता दूं कि रिगर मॉर्टिस क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है डेथ के बाद वो स्टिफ हो जाती है, क्योंकि उसके मसल्स में कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को क्या होता है, बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। ठीक है, स्टिफनेस आ जाती है, और इससे क्या है कि जो मतलब मर्डर वगैरह अगर किसी का हुआ ना, तो ये हेल्प करता है कि इसमें उसकी एस्टिमेट लगाने में कि बॉडी कितनी देर पहले उसकी डेथ हुई है। ठीक है, और बॉडी को डेथ के बाद कहाँ शिफ्ट किया गया है। ठीक है, तो ये स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी होती है। ठीक है, मसल क्या स्टिफन हो जाते हैं। तो अब स्टिफनिंग ऑफ बॉडी है, डी भी कट गया, ये भी, अब दोनों में स्टिफनिंग है। यहाँ पे स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ है, स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी है ड्यू टू इनएक्टिवनेस। तो गाइज इनएक्टिवनेस, जिंदा जो है ना, जिंदा बंदा वो भी इनएक्टिव हो सकता है, मतलब बैठा रहेगा, कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा तो उसको भी इनएक्टिव बोलेंगे। तो इसका अप्रोप्रिएट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिगर मॉर्टिस। ठीक है, ये रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा MCQ आ गया 14th है, इसमें पूछा हुआ द एंडोजीनियस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वजाइना, वो रहा है कि वजाइना में एक एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस का पता ना आपको। एंडोजीनियस हो गया जो इंटरनली हो, विद इन हो, ठीक है, और एक्सो हो गया जो एक्सटर्नली हो, आउटसाइड हो, उसको बोलते हैं एक्सो। ठीक है, तो वो रहा है कि एक एंडोजीनियस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट इन वजाइना के अंदर प्रेजेंट होता है, वो कौन सा इनमें से। ठीक है, एशर्शिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकल फैक्यूलस, या फिर क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, या क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। तो गाइज मैं आपको बता दूं ये है C इसका आंसर है, क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई, जो प्रेजेंट होता है वेजाइना में। ठीक है, अब आ गया हमारा कौन सा नेक्स्ट MCQ है गाइज, ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग इज नोन एज। इन्हें पूछा हुआ है इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग को क्या बोलते हैं हम, जिंजावाइटिस बोलते हैं, जहाँ B हेलियोटोसिस, तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी है पार्ट 6 उनको पता है हेलियोटोसिस क्या होता है, या फिर ग्लॉसाइटस बोलते हैं, जो चेलियोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो गाइज इसका जो है, इसका आंसर मैं बता दूं
जिंजावाइटिस क्या होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स होती है, गम्स की इन्फ्लेमेशन को हम जिंजावाइटिस बोलते हैं। और हेलिडोसिस मैंने आपको कल बताया था कि आपकी माउथ से अगर फाउल स्मेल आए, गंदी स्मेल आए ड्यू टू आपने केयर नहीं की है माउथ की अच्छे से, तो उसको बोलते हैं हेलिडोसिस। चेलियोसिस क्या होता है गाइस, मैं आपको बता दूं, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द किसकी होती है, ये बोथ कॉर्नर, हमारे जो कॉर्नर होते हैं ना माउथ के, उनकी इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं चेलियोसिस। तो ग्लॉसाइटिस, ग्लॉसाइटिस किसको बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉसाइटिस। ठीक है, अब हो गया हमारा 16, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द किडनी। अब वो रहे हैं कि इनमें से कौन सा शेप ऑफ किडनी रिप्रेजेंट करता है। गाइज ये तो आपको आना चाहिए क्योंकि आपने काफ़ी इसके रिलेटेड पढ़ा, ए सर्कल, बी बीन, सी ओवल, डी रोम्बस। तो किडनी क्या होती है, बीन शेप्ड होती हैं, किडनी बीन ट्रे भी होती है ना, किडनी बीन्स, किडनी बीन्स इसी पे नाम पड़ा हम, जो उनको बोलते हैं किडनी बीन्स, जो पल्सेस वगैरह होती हैं। ठीक है, राजमा वगैरह उनको हम किडनी बीन्स भी बोलते हैं एक से। ठीक है, तो किडनी, क्योंकि उनका किडनी का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है किसका, किडनी का। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट MCQ हमारा, इसमें पूछा हुआ है व्हाट इज़ मस्टैल्जिया, मस्टैल्जिया। ठीक है, व्हाट इज़ मस्टैल्जिया, मस्टैल्जिया क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ मस्टैल्जिया। तो ये ए ऑप्शन है, पेन इन द ब्रेस्ट, बी पेन इन द आई, सी स्वेलिंग ऑफ द बोन, डी स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिस। तो क्या होता है मस्टैल्जिया, तो गाइज ये होता है पेन इन द ब्रेस्ट, पेन इन द ब्रेस्ट को क्या बोलते हैं, मस्टैल्जिया। ठीक है, अब आ गया हमारा 18th MCQ नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ किडनी इन फीटस इज कैरिड बाय। वो रहा कि फीटस क्या होता है, अनबोर्न चाइल्ड होता है, यूजली जो 8 वीक से ऊपर होता है ना अनबोर्न चाइल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, फीटस। ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फीटस। तो वो रहा है कि द फंक्शन ऑफ किडनी इन फीटस इज कैरिड आउट बाय, कौन कैरिड करता है फंक्शन, ए फॉलोपियन ट्यूब, बी प्लेसेंटा, सी कॉर्पस ल्यूटम, डी ओवरी। तो गाइज क्या करेगा, प्लेसेंटा फंक्शन करेगा एज ए किडनी किसकी, फीटस की। फीटस क्या होता है, यूजली 8 वीक से ऊपर जो होता है, 8 वीक से ऊपर जो अनबोर्न चाइल्ड होता है उसको बोलते हैं यूजली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा एज ए क्या करेगा, किडनी फंक्शन करेगा फीटस में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा MCQ है जो इसमें क्या है, ये 20th MCQ, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ लिवर सिरोसिस इज। लिवर सिरोसिस का पढ़ा हुआ ना आपने, ये काफ़ी लिवर डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है मोस्ट कॉमन काज क्या है, इंजरी से होगा, बी इन्फेक्शन से होगा, सी लेस फूड इनटेक से होगा, डी अल्कोहल अब्यूज़ से होगा। तो आपको सारों को पता है अल्कोहल अब्यूज़, यूज़ से नहीं गाइस, अब्यूज़ लिखा हुआ है। अब्यूज़ होता है किसी भी चीज़ का सही से यूज़ ना करना। ठीक है, उससे क्या होता है, मोस्ट कॉमन काज होता है, ये नहीं कि किसी से होता है, पर इन्होंने पूछा मोस्ट कॉमन काज लिवर सिरोसिस का क्या होता है, अल्कोहल अब्यूज़। तो नेक्स्ट MCQ हमारा, इन्होंने पूछा हुआ है यहाँ पे, द एग्जाम्पल ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन इज। अब पूछ दिया कि इनमें से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, तो मैंने आपको बताया ADEK क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो आप इजीली इसको कर पाओगे, लेकिन नहीं गाइस, ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे उनके दूसरे नाम दे दिए, आपको विटामिन के दूसरे नाम भी पता होना चाहिए कि उनके कौन सा दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है फैट, कैल्सीफिरोल क्या होता है, ये विटामिन D होता है, पायरोक्सिन विटामिन B6 होता है, राइबोफ्लाविन विटामिन B2 होता है, और नियासिन विटामिन 3 होता है। ठीक है, तो गाइज मैंने बता दिया आपको, ये विटामिन D, तो मैंने बताया ADE क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, वाटर सॉल्युबल, पायरोक्सिन विटामिन B6 भी वो वाटर सॉल्युबल है, राइबोफ्लाविन विटामिन B2 भी वाटर सॉल्युबल है, नियासिन विटामिन B3 भी वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये कौन सा इन्होंने पूछा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार फिर से हम देखते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। एग्जाम्पल कौन सी है, फैट सॉल्युबल विटामिन की, तो ये कैल्सीफिरोल आएगा, क्योंकि इसको हम विटामिन D बोलते हैं, इसका दूसरा नाम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए फाइनली। ठीक है, आपने करना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21 और कमेंट करना आंसर। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में ही क्या करें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, अगर आपकी कोई सजेशन है तो भी कमेंट करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो भी कमेंट करें। ठीक है, तो गाइज़ इसमें क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें बोला हुआ है मिस्टर महेश हैज़ पायरेक्सिया। बोल रहा है मिस्टर महेश है, कोई पर्सन है, हैज़ उसको पायरेक्सिया है, एंड चेकिंग विद ओरल थर्मोमीटर, और वो अपने ओरल थर्मोमीटर से क्या चेक कर रहा होता है ना, ओरल थर्मोमीटर मुंह में डाल के वो चेक करते हैं मुंह में। ठीक है, द रीडिंग इज़ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, रीडिंग कितनी आ रही है, 40 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड वो आ रही है। व्हाट इज़ हीज टेम्परेचर एज पर फ़ारेनहाइट स्केल,
और आपको इसको क्या करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो अब आपको यहाँ पे सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट डिग्री कंप्लीट करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप सीख लें ये कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है कि पायरेक्सिया कितने डिग्री पे होता है तो आप इसका आंसर आराम से कर पाओगे, ठीक है। 40 डिग्री आपको दिया हुआ, उसको आपको पता होगा कि फ़ारेनहाइट पे कितनी पायरेक्सिया होता है, तो आप आराम से इसको आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का का आंसर ज़रूर करें, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सीखें और कमेंट ज़रूर करें। तो चैनल को वंस अगेन मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।